तो फिर से आप सभी का एक बार स्वागत है। मैं धर्मवीर कुमार और हमारा जो सेशन चल रहा है वह राष्ट्रपति का है। और राष्ट्रपति के जो संबंधित जो जितने भी आर्टिकल्स थे, हमने मुख्य रूप से 3 वीडियो पहले ही बन चुके हैं राष्ट्रपति संबंधित, और यह चौथा वीडियो है, यानी राष्ट्रपति संबंधित यह चौथा वीडियो है। अब राष्ट्रपति संबंधित जो भी आर्टिकल्स जो छूट गए हैं उन पर हम प्रयास मेरा यह रहेगा कि इस वीडियो में हम फाइनल टच दे दें। देखिए, ऐसा है कि संघीय कार्यपालिका का जो प्रमुख है, जो संघीय कार्यपालिका का प्रमुख है वो राष्ट्रपति होते हैं। वास्तविक प्रमुख तो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद होता है। इसलिए राष्ट्रपति का जो पद है और उनसे संबंधित जो भी अनुच्छेद है वो थोड़ा ज़्यादा व्यापक है। तो इसलिए सभी अनुच्छेद पर हम चर्चा कर रहे हैं ताकि आपका कहीं से कोई क्वेश्चन छूटे नहीं। चलिए, हम लोग उस दिन आर्टिकल्स 86 पर चर्चा कर चुके थे। पिछली वीडियो में 86 आर्टिकल पर चर्चा कर चुके थे। अब उसके बाद जो आर्टिकल्स है उसको हम लोग जानेंगे। तो राष्ट्रपति संबंधित, यानी हम फिर से नोट कर लेते हैं, राष्ट्रपति, ठीक है। राष्ट्रपति संबंधित जो अनुच्छेद है ना, 108, 110, 111, 117, 123, 143, उसके बाद 145, इधर हम लोग आएंगे, कुछ आर्टिकल्स और भी लेना होगा, 274, 304, 331, 352, 356, 360, 365। चलिए, और भी है, पहले इतना पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं आज। तो यह राष्ट्रपति से सीधे जुड़ा हुआ है आर्टिकल्स नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं राष्ट्रपति से संबंधित है यह, है ना। तो अब हम चर्चा यह करेंगे कि 108 कैसे राष्ट्रपति से इंक्लूड है। तो देखिए, आर्टिकल 108 में 108 में यह कहा गया है कि जब संसद का कोई भी सदन, अगर सत्र के दौरान कोई भी सदन अगर नहीं चल रहा हो तो उस परिस्थिति में क्या होता है, कानून तो बनेगी नहीं। या कभी ऐसा हो सकता है कि आप जानते होंगे कि संसद के सत्र में राज्यसभा, लोकसभा कोई ऐसा कानून पारित कर दिया, विधेयक पारित कर दिया। कानून उसको तब कहा जाएगा जब राष्ट्रपति सिग्नेचर करते हैं। जब तक राष्ट्रपति सिग्नेचर नहीं करते हैं तब तक वो विधेयक कहलाता है, बिल कहलाता है। तो कोई बिल अगर मान लीजिए लोकसभा पारित कर दिया, ठीक है, 2 सदन है, लोकसभा पारित कर दिया और राज्यसभा पारित नहीं किया, तो जब लोकसभा पारित कर दिया और राज्यसभा पारित नहीं किया, तो अगर कोई ऐसा बिल 2 प्रकार का होता है, यहाँ पर जानिएगा, विधेयक, ठीक है, इसको बिल बोलते हैं। विधेयक 2 प्रकार का हुआ, एक हमारा धन विधेयक और दूसरा हमारा हो गया साधारण विधेयक। और एक विधेयक और आपको लेना होगा जो बता देते हैं, संविधान संशोधन विधेयक। इस पर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, पहले इसको जानेंगे। देखिए, मान लीजिए कि धन विधेयक है, तो धन विधेयक को लोकसभा स्पीकर प्रूव कर देते हैं, लोकसभा स्पीकर उस पर लिख देते हैं कि यह धन विधेयक है। तो धन विधेयक होगा, तो ऐसी परिस्थिति में लोकसभा अगर पारित करता है, चूंकि धन विधेयक लोकसभा से ही पहले पूरा स्थापित होता है, धन विधेयक पहले लोकसभा में ही जाता है, ठीक है। तो धन विधेयक मानते हैं कि अगर लोकसभा उसको पारित कर दिया, तो लोकसभा पारित कर दिया तो धन विधेयक कहाँ जाएगा, राज्यसभा में। तो धन विधेयक में क्या होगा कि लोकसभा में पारित अगर हो जाता है तो कहाँ जाएगा, वह राज्यसभा में। और राज्यसभा को धन विधेयक के संबंध में बहुत सीमित पावर है, बहुत कम अधिकार है। धन विधेयक को मात्र 14 दिन तक
ओनली फॉर 14 डेज तक ही वो रोक सकता है। और 14 दिन तक, अगर 14 दिन तक उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देता है तो वह स्वतः पारित मान लिया जाएगा। दूसरी बात है कि अगर मान लीजिए कि 14 दिन से पूर्व ही राज्यसभा अगर कुछ उस पर संशोधन या कुछ उसका सिफारिश करके पुनः लोकसभा को भेजता है और लोकसभा उस सिफारिश को अगर नहीं मानता है तो वह जो है उसी रूप में पारित माना जाएगा। तो पहला बात ये जान लीजिए कि धन विधेयक के संबंध में जो है राज्यसभा को पावर बहुत सीमित है। राज्यसभा को सीमित अधिकार है। यह सबसे पहले कहाँ जाएगा? लोकसभा में प्रस्तावित होगा। यह लोकसभा में पूरा स्थापित होगा। फिर से लाइट कट गया है। जैसी लाइट आता है तो हम इसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा बिजली कटने के कारण जो है आप लोगों को परेशानी हुआ था। अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं। हम लोग यहाँ पर थे कि राज्यसभा को माने जो सीमित अधिकार है, तो किस में सीमित अधिकार है? तो धन विधेयक में। और धन विधेयक आप उसको कह सकते हैं जिस पर लोकसभा स्पीकर लिख देता है कि यह धन विधेयक है, उसी को आप धन विधेयक मान सकते हैं। तो जिस पर लोकसभा स्पीकर का जो है प्रमाणित होता है, कह सकते हैं जिस पर लोकसभा स्पीकर प्रमाणित कर दे वही धन विधेयक है। ठीक है, बाकी सब यदि प्रमाणित नहीं होता है तो वित्त विधेयक भी हो सकता है, धन विधेयक भी, कई सब विधेयक है जो वित्त विधेयक हो सकता है। तो एक धन विधेयक हुआ, एक साधारण विधेयक हुआ। तो अगर मान लीजिए कि अगर बहुत सारे स्टूडेंट को मन में यही होता है, जैसे हम आपको थोड़ा सा इस बात पर चर्चा कर दें कि हम भी कमेंट देखते रहते हैं तो मुझे आश्चर्य होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट मेरे पढ़ाने से पहले ही आ जाता है आंसर। तो आपको इस चीज़ को आप जो है वैसे नॉलेज पर आपको माने काबू रखना है। क्योंकि होता क्या है, ये कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिए। आप में से बहुत से लोग जानते होंगे 108 में क्या है, तो 108 में संयुक्त अधिवेशन, सिंपल जानते होंगे अधिकतर लड़का। मेरा ऐसा नहीं, हम दावा नहीं करते, लेकिन यह बात हमारा विश्वास है कि अधिकतर स्टूडेंट यही जानते हैं कि 108 में क्या है, तो 108 में संयुक्त अधिवेशन। सीधे याद रखते हैं कि 108 में कौन सा आर्टिकल है, तो संयुक्त अधिवेशन। अब संयुक्त अधिवेशन है क्या, उसके बारे में जानते ही नहीं। तो संयुक्त अधिवेशन क्या है कि सिंपल साधारण विधेयक पर, ये धन विधेयक छोड़ दीजिए, साधारण विधेयक पर यदि मतभेद हो दोनों सदन में, साधारण विधेयक पर, ये साधारण विधेयक है और इस साधारण विधेयक पर मान लीजिए कि यहाँ पर साधारण विधेयक है और यहाँ पर ये साधारण विधेयक एक हुआ लोकसभा, आप लोग देख रहे होंगे लोकसभा, और दूसरा है राज्यसभा। ठीक है, अब मान लीजिए कि साधारण विधेयक जो है लोकसभा में भी पहले आ सकता है, चाहे पहले राज्यसभा में आ सकता है। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ बनता है, क्या साधारण विधेयक पहले किस सदन में लाया जाएगा? सिंपली जो लोग जानते होंगे तो सिंपली आंसर जरूर दीजिएगा। और ऐसे हम बता भी देते हैं कि साधारण विधेयक जो है, जिसे हम साधारण विधेयक किसे कहते हैं, जो धन विधेयक नहीं है और संविधान संशोधन विधेयक नहीं है। साधारण विधेयक किसे कहेंगे? जो धन विधेयक नहीं है और संविधान संशोधन विधेयक नहीं है, उन विधेयक को छोड़ करके बाकी विधेयक क्या कहलाएंगे? साधारण विधेयक। तो साधारण विधेयक जो है लोकसभा में भी आ सकता है और राज्यसभा में भी आ सकता है पहले। लेकिन धन विधेयक, ध्यान रखिएगा, धन विधेयक केवल और केवल पहले कहाँ आएगा? लोकसभा में ही आएगा। पहले कहाँ स्थापित होगा धन विधेयक? तो लोकसभा में ही आएगा। लेकिन साधारण विधेयक लोकसभा में आ सकता है और राज्यसभा में। अब मान लीजिए कि अगर लोकसभा में आया, लोकसभा पारित कर दिया, लेकिन राज्यसभा पारित नहीं किया। ठीक है, राज्यसभा उसको जो है, राज्यसभा उसमें पारित नहीं किया, उसको 6 माह से अधिक समय तक रोके रह गया। आपको इस चीज़ को नोट कर लेना होगा, धन विधेयक को राज्यसभा कितना दिन रोक सकता है? 14 दिन। याद रखिएगा, धन विधेयक को राज्यसभा कितने दिन रोक सकता है? 14 दिन। अगर उससे माने 14 दिन से ज़्यादा नहीं रोक सकता है, नहीं, अगर उसके नहीं तो स्वतः हुआ पारित माना जाएगा। अगर 14 दिन के बाद धन विधेयक स्वतः पारित मान लिया जाएगा। इसलिए जो भी करना है राज्यसभा को 14 दिन के अंदर में ही, अगर उसको संशोधन करना है या कुछ सुझाव देना है तो उस सुझाव के साथ फिर लोकसभा को देगा। कुछ सुझाव या कुछ अपनी जो है गतिरोध की बातें होगी, उसको लिख करके वह लोकसभा को पुनः वापस भेज देगा। अगर लोकसभा धन विधेयक पर
उस संशोधन को मानने को तैयार नहीं है। लोकसभा उस संशोधन पर जो धन विधेयक पर किया है राज्यसभा ने, उसको मानने को तैयार नहीं है, तो उसी अवस्था में वो पारित मान लिया जाएगा। क्लियर हो गया। लेकिन साधारण विधेयक में क्या होगा कि अगर गतिरोध है तो 6 माह से अधिक समय तक, 6 माह तक रोक सकता है। ध्यान, कितना समय तक रोक सकता है? 6 माह तक। साधारण विधेयक को राज्यसभा कितना देर तक रोक सकता है? 6 माह तक। अब 6 माह से अधिक हो गया तब क्या होगा? क्या हुआ, उसको माने रद्द मान लिया जाए? तो 6 माह से अगर अधिक हो जाए तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति मतभेद को दूर करने के लिए लोकसभा और राज्यसभा की क्या करेंगे? संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त अधिवेशन, ध्यान रखिएगा। यह कब होगा? जब लोकसभा और राज्यसभा में क्या हो जाए? गतिरोध हो। गतिरोध का मतलब सोचते हैं ना, माने उनकी आपसी विचार जो है, या जो कह सकते हैं विधेयक पर जो बिंदु है उस पर उनके साथ मत एक नहीं हो, तो क्या होगा? 6 माह से अधिक समय तक राज्यसभा रोक लिया। ये कब बैठक होगी? संयुक्त अधिवेशन कब होगा? देखिए, सीधे याद नहीं रखना है कि संयुक्त अधिवेशन, यह याद रखिए कि संयुक्त अधिवेशन जब भी होगा तो जब किसी विधेयक को 6 माह से अधिक समय के लिए राज्यसभा क्या करती है? उसको पारित नहीं करती है और उस पर जो है माने गतिरोध रहता है 6 माह से अधिक समय तक के लिए। ये ध्यान रखिएगा, ऐसा है ना। तो 6 माह से अधिक समय तक मान लीजिए राज्यसभा उस पर माने गतिरोध बना हुआ है, तो ऐसी परिस्थिति में संयुक्त अधिवेशन होगा। तो संयुक्त अधिवेशन को बुलावा कौन करेगा? तो संयुक्त अधिवेशन का बुलावा करेंगे राष्ट्रपति। संयुक्त अधिवेशन बुलावा कौन करेगा? बुलावा राष्ट्रपति। क्लियर। संयुक्त अधिवेशन का बुलावा कौन करेंगे? राष्ट्रपति। अब लेकिन अध्यक्षता है ना, संयुक्त अधिवेशन अध्यक्षता कौन करेगा? अध्यक्षता, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा? तो लोकसभा स्पीकर। लोकसभा स्पीकर, ठीक है। अगर राइटिंग में कहीं प्रॉब्लम होगा तो हम बोल भी रहे हैं थोड़ा लाउडली, आप उस चीज़ को क्लियर कर लीजिएगा। तो संयुक्त अधिवेशन में अध्यक्षता कौन करेगा? वह लोकसभा स्पीकर करेंगे। अब यहाँ पर आपको क्लियर हुआ कि किन परिस्थिति में संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। देखिए, हम फिर बता रहे हैं, सिर्फ आर्टिकल्स को ही रटना नहीं है, आर्टिकल्स को समझना है। अगर आर्टिकल समझ गए, 395 अनुच्छेद प्लस जो बाद में संशोधन हुए 100, तो आप समझिए कि पूरी की पूरी संविधान आप जो है समझ गए। तो यहाँ पर संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया जा सकता है? तो जब किसी साधारण विधेयक पर, याद ध्यान रखिए, साधारण विधेयक पर, जब किसी साधारण विधेयक पर, यानी वित्त विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक को छोड़ करके, जब किसी साधारण विधेयक पर राज्यसभा चाहे लोकसभा, राज्यसभा पारित कर देगा तो लोकसभा, अगर लोकसभा पारित कर दिया तो राज्यसभा। तो जब किसी विधेयक को जब किसी साधारण विधेयक पर लोकसभा या राज्यसभा, यानी कह सकते हैं कोई सदन, एक सदन से पारित होने के बाद दूसरे सदन में जाने पर दूसरा सदन उसको 6 माह तक उस पर गतिरोध बना रहता है। तो 6 माह से अधिक समय तक गतिरोध बना रहेगा, तब वैसे विधेयक पर, जिस विधेयक पर 6 माह से अधिक समय तक गतिरोध बना हुआ है, उस विधेयक पर जो है मंत्रिमंडल के सिफारिश पर कह सकते हैं गतिरोध बना हुआ है, तो उसको दूर करने के लिए संयुक्त अधिवेशन को बुलावा देंगे। कौन बुलावा करेंगे? राष्ट्रपति। और उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा स्पीकर। क्लियर हुआ। तो अगर आपसे क्वेश्चन आए कि यहाँ पर कि बने कि संयुक्त अधिवेशन किस पर बुलाया जाएगा? धन विधेयक पर? नहीं। संविधान संशोधन विधेयक पर? तो संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन की बात ही नहीं उठती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर किस पर? साधारण विधेयक पर। अब यह अभी तक पूरे भारत कह सकते हैं माने जो वर्तमान में अभी संविधान बनने से अभी तक का जो समय है, अभी तक में मात्र 3 बार संयुक्त अधिवेशन हुआ है, ठीक है। और चौथा जो है चौथा माने कह सकते हैं कि आप 2015 में ऐसा कह सकते हैं भूमि अधिग्रहण कानून पर भी हुआ था। लेकिन आपको 3 को जो हम पहले चर्चा कर लेंगे, चौथा पर हम लोग एक अलग से ही चर्चा करेंगे। 3 बार जो है मुख्य रूप से आ चुका है। कब? ये देखिए, पहला 1961 में, एक मिनट आपको पूरा मिटा दे यहाँ पर, इस सब आप लोग उतार ही लिए होंगे। यहाँ पर देखिए, उन्नीस 1961 में
पहला बार 1961 में दहेज कानून पर 1977-78 में कानून बन गया था। वह था हमारा बैंकिंग सेवा और 2002 पोटा से पोटो और 2015 में जो है भूमि अधिग्रहण बिल पर भी ऐसा चर्चा हुआ है। ठीक है, तो अब जो है संयुक्त अधिवेशन के बारे में हम लोग जान गए कि संयुक्त अधिवेशन कब कब हुआ। और अगली बात आपको ये बता दें कि संयुक्त अधिवेशन के लिए कौन बुलावा करता है, तो राष्ट्रपति। क्लियर हो गया है संयुक्त अधिवेशन। अब आपसे क्वेश्चन कुछ ही पूछे, आप निर्भीक कह सकते हैं, निडर होकर के या अपने आप को निर्भीक होकर के मैंने प्रश्न जवाब दे सकते हैं। संयुक्त अधिवेशन किस पर नहीं बुलाया जाता है, तो धन विधेयक पर नहीं बुलाया जाएगा। दूसरा क्या है, संविधान संशोधन पर तो इसका सवाल ही नहीं उठता है। तीसरी बात क्या है कि यहाँ पर जो है साधारण विधेयक पर आएगा और इसका जो है कब कब आवश्यकता पड़ता है, तो जब कोई साधारण विधेयक 6 माह से अधिक समय तक दूसरे सदन में क्या रहे, गतिरोध बना रहे, तभी वो होता है। मान लीजिए कि आप सभी लोग आर्टिकल रटे हुए में जो भी मैंने ऐसा किए हैं, उनके दिमाग में तो एक बात जरूर मैंने बैठा होगा कि संयुक्त अधिवेशन। लेकिन क्वेश्चन अगर आ गया कि संयुक्त अधिवेशन कब होगा, कितने माह के बाद होगा, तो 6 माह से अधिक समय तक यदि विधेयक लंबित है तभी होगा। क्लियर। चलिए अब हम लोग चर्चा करेंगे 110 पर। तो 110 में क्या है उसको जान लेते हैं। 110 में है धन विधेयक को राष्ट्रपति से कह सकते हैं पूर्व जो है स्वीकृत होता है। कुछ ऐसे जो है विधेयक है जो सदन में आने से पहले ही उस पर राष्ट्रपति क्या कर देते हैं, अपना जो है पहले ही उस पर जो है सहमति देते हैं। तो धन विधेयक हुआ। दूसरा, आपको जो है किसी राज्य का नाम बदलना हो, क्षेत्र में परिवर्तन करना हो, सीमा बदलना हो, इस पर भी हम एक वीडियो बनाए हुए हैं, संघ एवं राज्य क्षेत्र। ठीक है, तो किसी राज्य क्षेत्र का नाम बदलना हो, उसकी सीमा बदलना हो, वैसे कानून को भी जो है राष्ट्रपति पूर्वानुमति होता है, तो क्या कर सकते हैं उसको, पूर्वानुमति। तो 110 में क्या है, धन विधेयक को राष्ट्रपति पूर्वानुमति होता है, पूर्वानुमति है ना। पूर्व स्वीकृत के जगह आप जो है अच्छा इसको लगिए पूर्वानुमति। अब और कौन कौन सा पूर्वानुमति होता है, तो अनुच्छेद 3 इस पर भी राष्ट्रपति का क्या होता है, पूर्वानुमति होता है। अब पूर्वानुमति क्या है, पहले ही राष्ट्रपति उस पर स्वीकृत करते हैं, उस विधेयक को क्या कहा जाता है, पूर्वानुमति। 3 क्या है, 3 में है कि अगर कोई संघ राज्य क्षेत्र का, किसी राज्य क्षेत्र का नाम बदलना हो, सीमा में परिवर्तन करना हो, जैसे मान लीजिए कि बिहार का नाम बहार करना हो, है ना। ऐसा हम इसलिए उदाहरण रूप बता रहे हैं, जैसे बहुत सारा राज्य का नाम बदलने का प्रस्ताव होता है, तो उस मान लीजिए कि बिहार का नाम बदलना हो तो कौन करेगा, तो संसद करेगी। राज्य सरकार की विधानमंडल नहीं करेगी, कौन करेगा, संसद करेगी। तो संसद क्या होगा, इसके लिए पहले ही राष्ट्रपति से स्वीकृत मैंने कह सकते पूर्वानुमतित एक विधेयक लाएगा। और वह विधेयक होगा क्या कि पहले जो है उस विधेयक को पहला क्या किया जाएगा कि यहाँ पर जो राज्य है उस राज्य के विधानमंडल भेजा जाएगा। अब उस राज्य का विधानमंडल एक जो समय दिया जाता है, उस समय सीमा के अंदर में अपना जो भी सुझाव देना है सुझाव देंगे। लेकिन उस सुझाव को फिर से हम रिपीट करते हैं, जैसे मान लीजिए किसी राज्य का नाम में, सीमा में, क्षेत्र में परिवर्तन करना हुआ। अब नाम में परिवर्तन करना हुआ तो पहले ही कौन करेगा, संसद करेगा। तो संसद इसके लिए क्या करती है, राष्ट्रपति से पूर्वानुमति ले लेती है। अब उसके बाद वह विधेयक संबंधित राज्य के विधानमंडल के पास हो जाता है। क्लियर समझ में आ रहा है। वह राष्ट्रपति से पूर्वानुमति होने के बाद कहाँ जाता है, संबंधित राज्य के विधानमंडल में। अब संबंधित राज्य का जो विधानमंडल है, जिस राज्य का नाम बदलना है, चाहे क्षेत्र बदलना है, चाहे सीमा बदलना है, अब वह राज्य उस पर अपना मंतव्य देगा, अपना विचार देगा। उस विचार को संसद मानने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, आपको याद होगा, चाहे हम आपको इस बात को रिपीट करते हैं कि वर्ष 2000 में हुआ क्या था कि जब हमारे
लालू जी का एक बयान भी था कि बिहार राज्य का जो है बिहार राज्य का बंटवारा हमारे लास्ट पर होगा। लेकिन आप सोच सकते होंगे कि राज्य का सीमा परिवर्तन करना, नाम परिवर्तन करना, राज्य विधानमंडल का कोई अधिकार नहीं है, कहीं से भी उसका कोई अधिकार नहीं है। कौन करता है? तो संसद करता है। राज्य विधानमंडल सिर्फ उस पर विचार दे सकता है। जब उसके पास वो प्रस्ताव आएगा राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति होकर के, वह प्रस्ताव जब विधानमंडल के पास आएगा तो उस पर अपना वह मंतव्य दे सकता है, विचार दे सकता है, और उसके विचार को संसद मानने के लिए बात नहीं है। तो सोच सकते होंगे कि जब संसद जो चाहेगी वह उसका कर सकती है हाल। बिहार का नाम बदलना हो, बिहार का सीमा बदलना हो, या बिहार के अगर मान लीजिए कि किसी राज्य का क्या अस्तित्व समाप्त हो कर सकता है संसद? बिल्कुल, अगर चाहे संसद तो किसी राज्य का अस्तित्व भी समाप्त कर सकता है। अभी हाल फिलहाल एक आपके सामने अच्छा उदाहरण है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर 31 अक्टूबर से पहले क्या था? एक राज्य था, अब वो राज्य नहीं रह गया है। 31 अक्टूबर से पहले वो राज्य था, लेकिन अब वो राज्य नहीं रह गया। अब क्या हो गया? केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। तो क्लियर हुआ कि किसी राज्य का नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? संसद को है। राज्य विधानमंडल के पास वह पूर्वानुमति, राष्ट्रपति से पूर्वानुमति होकर के वह विधेयक राज्य विधानमंडल के पास जाएगा और राज्य विधानमंडल उस पर मंतव्य देगा, और उसकी मंतव्य को मानने के लिए संसद बाध्य नहीं है ना, मान भी सकती है, लेकिन संसद को यहाँ सर्वोच्च बना दिया गया है। तो वहाँ पर पूर्वानुमति किसमें है? अनुच्छेद 3 में। उसके बाद किस में पूर्वानुमति कर सकता होता है? तो 274, ठीक है, 274 अनुच्छेद 274, इसको भी जैसा चर्चा कर ले। अनुच्छेद 274 ये क्या है? अनुच्छेद 274 है कि किसी राज्य का व्यापार हित संबंधित, किसी राज्य का व्यापार हित संबंधित अगर कोई किसी प्रकार का कोई विधेयक लाया जा रहा है, किसी राज्य द्वारा व्यापार हित संबंधी किसी प्रकार का विधेयक लाया जा रहा है, तो उस पर राष्ट्रपति से पूर्वानुमति आवश्यक है। क्लियर? किसी राज्य, कोई ऐसा राज्य है, अब वह जो है व्यापार के हित, मतलब कह सकते हैं कि अपने व्यापार को, जैसे बिहार ने क्या किया? शराबबंदी किया, शराबबंदी कानून लाया। तो शराबबंदी, शराब जो है, शराब बिक्री का काम एक व्यापार था। तो अब इस कानून को लाने से पहले क्या हुआ होगा? बिहार सरकार ने राष्ट्रपति से पूर्वानुमति लेना होगा। आप किसी भी व्यापार को अगर प्रतिबंधित करने जा रहे हैं या उसको रोक रहे हैं किसी प्रकार का, तो वैसे कानून जो किसी व्यापार को, हित को प्रभावित करता हो, है ना, ज़्यादा डिटेल्स इसमें आप इतना ही जान लीजिए, किसी कानून, वैसा कानून जो किसी व्यापार को, हित को प्रभावित करता हो, व्यापार हित को प्रभावित करता हो, वैसे कानून के लिए राष्ट्रपति की पूर्वानुमति होता है। तो वैसा कानून जो किसी व्यापार हित को प्रभावित करता हो, उस कानून, उस विधेयक पर पूर्वानुमति, उस विधेयक पर राष्ट्रपति की पूर्वानुमति। ठीक है, यहाँ क्लियर हुआ। तो कौन कौन विधेयक पर पूर्वानुमति हुआ? पहला चीज धन विधेयक पर, दूसरा जो है आपका ये जो कह सकते हैं अनुच्छेद 3 पर, तीसरा क्या है अनुच्छेद 274 पर, और साथ साथ एक अनुच्छेद आपको और बता देते हैं 117 पर भी। 17 के 117 है क्या? तो 117 है अनुच्छेद 117। अनुच्छेद 117 यह क्या है? तो अनुच्छेद 117 यहाँ भी जान लीजिए। अनुच्छेद 117 क्या है? अनुच्छेद 117 है कि संचित निधि से कोई भी ऐसा अगर धन निकाला जा रहा है, संचित निधि के अतिरिक्त, मान लीजिए कि आकस्मिक निधि हुआ, तो संचित निधि से अतिरिक्त अगर किसी प्रकार का धन का, है ना, धन का माने उपयोग किया जा रहा है, तो उसके लिए किसी प्रकार का धन का खर्च किया जा रहा है, तो उसके लिए संचित निधि को छोड़ करके, ध्यान रखिएगा, संचित निधि को छोड़ करके अन्य निधि से अगर किसी प्रकार का व्यय किया जा रहा है, तो अन्य निधि कौन है? संचित निधि के अलावा कौन निधि है? आकस्मिक निधि।
इस पर हम एक वीडियो बनाएंगे, जब इकोनॉमिक्स का चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें संचित निधि और आकस्मिक निधि, है ना, लोक निधि क्या होता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर उसको चर्चा करना ज़्यादा संभव नहीं है, सीधे इतना समझ लीजिए कि संचित निधि के अलावा दूसरी निधि पर, जैसे आकस्मिक निधि हुआ या अन्य निधि से अगर व्यय किया जाएगा तो उसके लिए भी राष्ट्रपति की पूर्वानुमति आवश्यकता है। तो आकस्मिक निधि पर से अगर व्यय किया जा रहा है तो क्या किया जाएगा, पहले राष्ट्रपति से पूर्वानुमति होगा। संचित निधि से तो धन निकालने के लिए क्या होता है कि संचित निधि से धन निकालने के लिए लोकसभा और राज्यसभा, कह सकते हैं संसद से विधेयक पारित करा के ही संचित निधि से धन निकाल सकते हैं, ऐसे नहीं। लेकिन संचित निधि के अलावा किसी अन्य निधि से अगर धन निकालना हो तो राष्ट्रपति की पूर्वानुमति आवश्यक है। जैसे रिजर्व बैंक के जमा राशि को निकालना है, जैसे सुनते होंगे कि मोदी गवर्नमेंट ने कई बार रिजर्व बैंक से जो है पैसा मैंने मांगा और रिजर्व बैंक ने दिया भी। इसके अलावा लोक निधि हुआ या अन्य निधियाँ हुआ, उससे अगर सरकार खर्चा करती है संचित निधि को छोड़ करके, तो वैसी निधि पर राष्ट्रपति के लिए क्या होता है, पूर्वानुमति की आवश्यकता होता है। तो आप यहाँ पर 108 समझ गए, 110 समझ गए, 117 समझ गए, बचा कौन, 111 यानी 111। इस पर चर्चा करेंगे। बिल्कुल आप लोग जो है हम तो थोड़ा स्पीड में बोलते हैं लेकिन फिर भी लाउडली बोलते हैं। आप अगर फिर भी कहीं परेशानी होगा तो हम रिपीट भी करते रहते हैं, आपको समझ में आएगी। अगर ऐसा कोई फिर परेशानी हो तो आप ज़रूर अपना जो है मैंने कन्फ्यूजन हमारे टेलीग्राम चैनल है उस पर ज़रूर अपना जो है कन्फ्यूजन भेजिए, या जो भी आपको मैंने प्रॉब्लम है उसको भेजिए। हमारा प्रयास रहेगा कि हम आपको उस कन्फ्यूजन को या प्रॉब्लम को दूर करें। चलिए 111 पर चर्चा करते हैं। एक बात और आपको हम जैसा चर्चा कर दें, ऐसे हम हिंदी साहित्य में मेरा एक विषय रहा है, लेकिन आपको हम बताते हैं बहुत सारे स्टूडेंट का हम कमेंट देखते हैं, वो होता क्या है कि मेरे बताने से पहले ही उनका आंसर भी आता है। तो एक बात आपको इस पर गौर करना होगा, एक बहुत पुरानी कहावत है, हरवरी की शादी कनपट्टी में सिंदूर। तो वैसा नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा होता क्या है कि पहले आप समझिए, पहले पूरा वीडियो को देखिए, है ना, आपको अपने आप आपका जवाब मिल जाएगा। उसके बाद भी अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल है ही, उस पर आप भेज सकते हैं अपना, ठीक है। तो ये 111 है क्या, इस पर आते हैं। 111 यह है वीटो। क्या है, वीटो शक्ति, वीटो, है ना। 111 क्या है, वीटो है। अब वीटो होता क्या है, आप कभी गाड़ी ड्राइविंग करते हुए या किसी जगह आप जब जाते हैं, किसी चौराहे पर, किसी सड़क के चौराहे पर आप देखते होंगे कि ट्रैफिक पुलिस होता है, आपको क्या करता है, हाथ देता है, रुकने का इशारा करता है ना। अब रुकने का इशारा किया, इसका मतलब क्या है, आप नियमतः वहां पर रुक जाते हैं। तो वहाँ उसका अगर हिंदी अर्थ देखा जाए तो उसका होता है निषेध करना। वीटो जो है रोमन शब्द है ना, लैटिन भाषा का शब्द है वीटो, तो लैटिन शब्द है यह, और इसका अर्थ होता है निषेध करना या रोक देना। क्या करना, निषेध करना, निषेध करना। इसको कह सकते हैं रोक देना। बहुत ही अच्छा चीज़ है, इसको समझिए। हर लोग वीटो के बारे में बहुत सारे लोग सुनते भी होंगे, और हमसे भी सुनिए, हम भी जो बता रहे हैं उस पर भी सुनिए। आप लोग जो सुने होंगे उसका भी बेनिफिट आपके पास है। वीटो का मतलब होता है कि रोक देना। अब रोक दिया तो रोक दिया, आप रुक गए, चाहे आप कितना भी स्पीड में थे, चाहे आप किसी भी मोशन में थे, आपकी मोशन, आपकी इमोशन वहाँ धड़ी के धड़ी रह जाती है, मतलब आपको रोक दिया गया। अब होता क्या है कि पहला बार कि सबसे पहले होता क्या है कि वीटो का मतलब होता है रोक देना। जैसे आप जानते होंगे कि यूएन में, संयुक्त राष्ट्र संघ में कह सकते हैं, वहाँ पर वीटो 5 राष्ट्रों को दिया गया है। तो आपको पता ही होगा 5 राष्ट्रों को दिया गया है। तो मान लीजिए कि अगर 5 राष्ट्रों को दिया गया है, जैसे अमेरिका है, फ्रांस है, ब्रिटेन है ना, अन्य जर्मनी है, तो ये 5 राष्ट्रों को दिया गया है। अब उस पर होता क्या, कोई ऐसा चीज़ प्रस्ताव आया और 5 राष्ट्र में 4 राष्ट्र उसको पास कर दिए, मतलब उसको समर्थन दिए। मेरी बात को समझिएगा, 5 राष्ट्रों में से 4 राष्ट्र ने उनको क्या किया,
समर्थन दिया, सपोर्ट किया उस प्रस्ताव को, और एक राष्ट्र ऐसा है जिसने वीटो लगा दिया, कहा कि हमको ये पसंद नहीं है, मैं इस पर समर्थन नहीं देता हूँ। अब 4 को तो दिया लेकिन एक आदमी नहीं दिया, माने 5 राष्ट्र दिया लेकिन एक राष्ट्र नहीं दिया, तो क्या होगा? तो वो चारों आदमी का बात वहाँ खत्म, वह कानून वहीं पर रुक गया। मतलब अगर 5 के 5 एक सहमत है तभी जाकर के वह प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, अगर किसी ने भी रोक दिया तो रुक गया। आपको पता होगा कि भारत को जो है सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य बनाने की बात चल रही है, और यह 1990 से ही चल रहा है, लेकिन हर बार कौन वहाँ पर टांग अड़ाता है? तो चाइना। होता क्या, पिछली बार आपको पता होगा कि 2018 में जो है हुआ क्या था कि सुरक्षा परिषद में बैठक हुई, 4 राष्ट्रों ने समर्थन किया, चाइना वहाँ पर रोक लगा दिया। सुरक्षा परिषद में आपको पता होगा कि आतंकवादी गतिविधियों में जो शामिल है, जैसे मोहम्मद सरगना, उस पर भी चाइना वीटो लगाता है। तो 4 राष्ट्र समर्थन कर रहे हैं और एक राष्ट्र अगर रोक दिया तो वो कानून नहीं रुक जाएगा वहीं पर। यहाँ पर क्या वीटो है, यहाँ पर समझिए भारत के राष्ट्रपति कैसा वीटो है, इसको जानते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति को 3 प्रकार का वीटो है। पहला वीटो जो है वह है निलंबनकारी वीटो। निलंबनकारी वीटो, सस्पेंसिव वीटो। दूसरा अत्यंतिक वीटो, और तीसरा पॉकेट वीटो। ये 3 वीटो है, ठीक है। ऐसे अमेरिका के संविधान में 4 वीटो है ना, तो उसको हम यहाँ पर ऐड करेंगे एक विशेषित वीटो। ठीक है, पहले इसको समझिए तो उसको चर्चा करते चलेंगे। निलंबनकारी वीटो यह क्या है? आपको पता होगा कि 79 आर्टिकल 79, आप फिर कहिएगा सर 79 के यहाँ क्या मतलब है? 79 संसद, लोकसभा, राज्यसभा अगर किसी कानून को, किसी विधेयक को पारित कर देती है, राष्ट्रपति जब तक सिग्नेचर नहीं करेंगे तो कानून नहीं बनेगा। तो अब होता क्या है कि मान लीजिए कि राष्ट्रपति के पास वीटो के पावर है, यानी वह किसी कानून को बनने से रोक सकते हैं। राष्ट्रपति क्या करते हैं? किसी कानून को बनने से रोक सकते हैं। यानी लोकसभा पारित कर दिया, राज्यसभा पारित कर दिया, फिर भी राष्ट्रपति उस कानून को बनने से क्या कर सकते हैं? रोक सकते हैं। तो राष्ट्रपति यानी कह सकते हैं सदन द्वारा पारित किसी विधेयक को कानून बनने से रोकने की शक्ति राष्ट्रपति में किसी, मैंने कह सकते हैं राष्ट्रपति में सदन द्वारा पारित किसी विधेयक को कानून बनने से रोकने की शक्ति ही क्या कहलाता है? वीटो कहलाता है। ठीक है, डिफाइन हो गया। अब निलंबनकारी वीटो क्या है? अब निलंबनकारी वीटो है कि राष्ट्रपति के पास यदि कोई विधेयक आता है, तो राष्ट्रपति के पास विधेयक अगर आया तो विधेयक पर क्या कर सकते हैं राष्ट्रपति? विधेयक यानी बिल, इस पर राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? पहला फर्स्ट काम करेंगे स्वीकृत, दूसरा क्या कर सकते हैं? अस्वीकृत, तीसरा क्या हो सकते हैं? कुछ नहीं। 3 बात जान लीजिए, बहुत अच्छे से समझिए। राष्ट्रपति के पास विधेयक आया, लोकसभा से पारित होकर के राज्यसभा से पारित होकर, राष्ट्रपति ने क्या कर दिए? स्वीकृत कर दिए, है ना। एक टर्म और बच गया आपको, जैसा बताते हैं, इसको चौथा हम ले लेते हैं, लौटाना। है ना, वापस भेजना। चलिए पहला देखिए कि अगर मान लीजिए कि अगर राष्ट्रपति के पास बिल आया तो बिल को वो राष्ट्रपति क्या करेंगे? सिंग कर देंगे, यानी साइन कर देंगे, हस्ताक्षर कर देंगे। तो राष्ट्रपति अगर हस्ताक्षर कर दिए तो वो कानून बन गया, स्वीकृत हो गया, तब तो बातें खत्म हो गया। तब वीटो लगा? नहीं लगा, यहाँ वीटो की बात नहीं है। वीटो किस में लग रहा है? स्वीकृत में लग रहा है। जब स्वीकृत हो गया तो वीटो का कोई सवाल नहीं है, स्वीकृत हो गया तो वीटो का कोई सवाल ही नहीं है।
वीटो का मतलब रोक देना। तो कैसे रोक सकते हैं? अस्वीकार करेंगे। दूसरा क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, कुछ बोलवे नहीं करेंगे। तीसरा क्या करेंगे? लौटा देंगे। यानी राष्ट्रपति के पास कै गो वीटो बचा? 3 वीटो। ऐसे विधेयक जाता है तो राष्ट्रपति के पास कितना विकल्प है? 4 विकल्प। मेरी बात नहीं समझे या फिर से समझा दूं? अगर कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास गया तो उनके पास कितना विकल्प? 4 विकल्प है। क्या क्या कर सकते हैं? स्वीकृत कर सकते हैं, माने उसको स्वीकृत कर दिए, या क्या कर सकते हैं? अस्वीकृत कर सकते हैं, या क्या कर सकते हैं? लौटा सकते हैं, या क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं करेंगे, छोड़ देंगे उसको। अब सोचिए कि स्वीकृत कर दिए तो वह कानून बन गया। अब दूसरा बात क्या है कि अस्वीकृत कर दिए, उस चीज को वह लिख दिए कि यह अस्वीकृत, तो अस्वीकृत किए तो राष्ट्रपति ने कौन सा वीटो का पावर प्रयोग किया? निलंबनकारी, अत्यांतिक या पॉकेट? इसको समझिए। ये तो अमेरिका में है, ये कहाँ है? अमेरिका में। क्लियर? अब इस 3 वीटो में अगर वह अस्वीकृत कर दिए, राष्ट्रपति विधेयक को क्या कर दिए? अस्वीकृत। तो राष्ट्रपति विधेयक को जब अस्वीकृत किए तब इस वीटो का प्रयोग करते हैं, अत्यांतिक वीटो। क्लियर? यदि, अब आपको परिभाषा अपने आप बना सकते हैं, यदि राष्ट्रपति किसी विधेयक को अस्वीकृत कर दे तो वह कौन सा वीटो है? अत्यांतिक वीटो, है ना, एब्सोल्यूट वीटो कह सकते हैं। क्लियर? आप खुद परिभाषा बना लीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप कुछ कर सकते हैं, है ना, सिर्फ समझना है। तो राष्ट्रपति अगर मान लीजिए कि अस्वीकृत कर दिए, मतलब उस पर लिख दिए कि अस्वीकृत, तो कौन सा वीटो हुआ? अत्यांतिक वीटो। अगर राष्ट्रपति उसको लौटा दिए, इसको समझिए, नीचे वाला 4 नंबर, अगर राष्ट्रपति विधेयक को क्या कर दिए? लौटा दिए। लौटाना मतलब उसको कुछ बोले, राष्ट्रपति इस पर दे देंगे कि सदन को फिर भेजेंगे पुनर्विचार के लिए। पुनर्विचार का मतलब होता है फिर से विचार करने के लिए, कि भाई आप इस पर फिर से विचार कीजिए। तो राष्ट्रपति क्या करेंगे कि पुनर्विचार के लिए लौटा देंगे। तो जब लौटा देंगे, जब राष्ट्रपति किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए, तो किसके पास भेजेंगे? संसद के पास, लोकसभा चाहे राज्यसभा में। क्यों? फिर से विचार करने के लिए। तो यदि राष्ट्रपति उसको लौटाते हैं तो यह कौन सा वीटो हुआ? निलंबनकारी। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि निलंबनकारी वीटो क्या है, तो आपके पास एकदम आसान सा जवाब होगा, राष्ट्रपति को वैसा शक्ति, जब राष्ट्रपति किसी विधेयक को लौटा देते हैं, किसी विधेयक को क्या करते हैं? लौटाते हैं। कौन सी के लिए? पुनर्विचार के लिए। तो राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए विधेयक को क्या करेंगे? लौटा देंगे। तो वह कौन होगा? निलंबनकारी वीटो। अब निलंबनकारी वीटो कहलाता है। अब होता क्या है कि अब कई बार लौटा सकते हैं? तो राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को एक ही बार लौटा सकते हैं। आपको हम पिछला वीडियो में चर्चा किए होंगे कि 44 पहले तो 42वां संविधान संशोधन 1976 हुआ था, है ना, 42वां संविधान संशोधन 1976। आपको मैंने बता देते हैं, पिछला वीडियो में था भी मेरा, कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा कहा गया था कि राष्ट्रपति हर हाल में जो है बाध्य है, हर हाल में मंत्रिपरिषद का बात मानने के लिए बाध्य है। लेकिन 44वां संविधान संशोधन, 42वां के बाद कौन संशोधन आया? 44वां। तो 44वां संविधान संशोधन में राष्ट्रपति को यह पावर दिया गया कि आप एक बार किसी विधेयक को लौटा सकते हैं। तो राष्ट्रपति किसी विधेयक को कई बार लौटा सकते हैं? एक बार के लिए। और कौन संविधान संशोधन के द्वारा इनको एक ही बार दिया गया पावर? 44वां। उसके पहले तो मैंने 42वां का पहले इनके पास बहुत सा पावर था। देखिए 44वां संविधान संशोधन के द्वारा इनको एक बार लौटाने का पावर दिया गया। अब मान लीजिए एक बार लौटा दिए, अब फिर से वही बात, माने सदन ने, लोकसभा और राज्यसभा, कोई उनका विचार को माने या विचार को थोड़ा बहुत सुधार किया और या न भी किया, अब फिर से उसी चीज़ को लौटा दिया। मान लीजिए कि सुधार किया या नहीं किया, अब फिर से उसको लौटा दे, तब क्या होगा? तब हर हाल में वह जो है राष्ट्रपति को क्या करना पड़ेगा? उसको स्वीकृत करना पड़ेगा। तो जब राष्ट्रपति के पास लौट कर पुनः आएगा तो उस पर राष्ट्रपति क्या करना होगा? हर हाल में स्वीकृत करना होगा। तो ऐसी वीटो क्या कहते हैं? निलंबनकारी वीटो, सस्पेंसिव वीटो। अब क्या होगा? अब एक ऑप्शन और बचता है राष्ट्रपति के पास कि राष्ट्रपति किसी विधेयक को न लौटाए भी नहीं और न अस्वीकार किए। मतलब अस्वीकार कर देंगे तो कौन सा वीटो? अत्यांतिक। और लौटाए भी नहीं, लौटा देते तो निलंबनकारी। अगर न लौटाए न अस्वीकार किए, न लौटाए और न ही अस्वीकार किए, तब कौन सा वीटो प्रयोग करेंगे? पॉकेट वीटो। मतलब राष्ट्रपति इस पर कुछ बोलेंगे ही नहीं। संविधान में कहीं भी इस चीज़ का लिखा हुआ नहीं है कि राष्ट्रपति कितना दिन के अंदर में किसी विधेयक को लौटा सकते हैं।
आपको एक चीज़ आज हम कन्फर्म कर देते हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति से कहीं ज़्यादा पावरफुल हमारे देश के राष्ट्रपति हो जाते हैं यहाँ पर। अमेरिका के राष्ट्रपति को 10 दिन में विचार करना होता है, 10 दिन में ही उनको विचार करना होता है कि विधेयक को लौटाएंगे या क्या करेंगे। लेकिन भारत के राष्ट्रपति के पास ऐसा कहीं भी संविधान में नहीं लिखा हुआ कि उनके विचार के लिए कितना दिन रोका जाएगा। वो जितना समय उनके कहीं लिखा हुआ ही नहीं है कि कितना दिन तक के लिए विचार के लिए रोक सकते हैं। तो ऐसा क्या करते हैं राष्ट्रपति, ना उसको स्वीकार किए ना अस्वीकृत किए, उनके पास प्राण आ गया। उनको कहा जाता है पॉकेट वीटो है, जेबी वीटो। ऐसा एक प्रयोग कब हुआ, तो 1986 में है ना, डाक अधिनियम कह सकते हैं, डाक अधिनियम, पोस्ट अधिनियम 1986 में कौन किए थे, ज्ञानी जैल सिंह। ठीक है, तो ज्ञानी जैल सिंह ने इस वीटो का प्रयोग किया था 1986 में पहला बार। ठीक है, अब आपको पूरा वीटो समझ गए होंगे। अब थोड़ा सा आपको एक बात और बता दें, अब हम लोग चर्चा करेंगे 123 पर। यह क्या है, अध्यादेश है। ठीक है, तो आज हमारा प्रयास था कि हम इस वीडियो में पूरा का पूरा कर दें, लेकिन फिर हम बच गया सो उसको हम कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो एक आएगा और उसमें हम जो है इस पर चर्चा करेंगे। क्योंकि होता क्या है कि चर्चा करने में थोड़ा ज़्यादा ही हम मतलब व्याख्या करने लगते हैं, इसलिए टाइम थोड़ा लग जाता है। ठीक है, फिर भी अगर आपको कहीं ऐसा परेशानी हो तो आप ज़रूर हमारा मतलब हम भी आपसे चाहते हैं कि हमें अगर कोई भी ऐसा हमसे आप पूछना चाहते हैं, किसी पर कंफ्यूजन हो तो आप ज़रूर पूछिए। आपका जो है इस बात के लिए आप कहीं से भी आप मन में नहीं रखिए कि आपके क्वेश्चन के चलते हमें किसी प्रकार की परेशानी है या हमको जो है किसी प्रकार की दिक्कत महसूस होगा, आप पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।